So today, in continuation with part 1 of electricity, now we are going to study Ohm's law. Today we'll study Ohm's law, series and parallel resistances, and the factors on which resistor of a conductor depends. Okay, now today let's start with Ohm's law. Let us say this is a circuit diagram where we have 4 batteries are there. Now what we'll do, this is just a simple experiment we are doing first. In this experiment, I have taken 4 batteries. I have taken a voltmeter, a resistance and a ammeter. As I told you in my previous lecture, voltmeter should be connected in parallel with the resistance. Parallel आपको कैसे पता चलता है? अगर आपका करंट यहाँ से आ रहा है तो इस पॉइंट पे 2 जगह डिवाइड हो रहा है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा. जब करंट डिवाइड होता है इसका मतलब वो दोनों सर्किट्स पैरेलल में हैं, दोनों अप्लायंसेस पैरेलल में हैं. अब यहाँ से जो करंट जाएगा वो वापस कंबाइन होकर पूरा का पूरा एमीटर में जाएगा, मतलब एमीटर इज इन सीरीज. ओके, सो वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. इसका एक रीजन और भी होता है कि वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट. Practically speaking, it's not possible, but theoretically, voltmeter has infinite resistance. And ammeter has almost nearly zero resistance or minimum resistance. ठीक है, तो अगर आपने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया तो अब आप देखो, अगर किसी पार्क में बहुत सारे पत्थर हैं तो उसमें तो करंट नहीं जाएगा, उसमें पानी नहीं जाएगा. तो वैसे ही अज्यूम कर लो, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एक पार्क में बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं. तो जब इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सर्किट में जब करंट आएगा तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस. वोल्टमीटर में मिनिमम करंट जाएगा और नेग्लिजिबल करंट विल गो. सिमिलरली, अब जो करंट यहाँ से आ रहा है, एमीटर को उसको अपोज नहीं करना चाहिए, इसलिए हम एमीटर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस और अप्रोचिंग टू जीरो रेजिस्टेंस एमीटर में होता है. ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीपल बैटरीज कनेक्टेड हैं. इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ एक बैटरी को लेंगे, मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ से आ जाएगा. तो अब V1 बैटरी हमने कनेक्ट किया. क्या करना है, जैसी वोल्टेज बैटरी आप कनेक्ट करोगे यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. करंट आपका रेजिस्टर से जाएगा, एमीटर से जाएगा. लेट अस से दिस करंट इज I1 इनिशियली. तो आपको एक टेबल बना लेना है, उसमें आप रीडिंग्स नोट डाउन कर लो, V एंड I. आप इसमें रीडिंग्स लिखते जाओ. इनिशियली V1 आपने लगाया, सिर्फ एक ही बैटरी लगाई है, आपका करंट आया I1. नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, ये कनेक्शन जो है, करंट आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, करंट आप एमीटर में से मेजर कर रहे हो और वोल्टेज आप वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हो. सेकेंड टाइम आप क्या करो, कनेक्शन को यहाँ से हटा दो, यहाँ लगा दो. तो अब क्या होगा, ये दोनों बैटरीज का कनेक्ट हो गई, दोनों बैटरीज आपकी कनेक्टेड है, दोनों सेल कनेक्टेड है. तो अब क्या होगा, नाउ लेट अस से द वोल्टेज इज V2 and the current is I2. Similarly, you can connect the third battery and the fourth battery and you note down the readings, say V3, I3, V4, I4. Ohm, the scientist Ohm find out that the ratio of V1 by I1 is same as the ratio of V2 by I2, is same as the ratio of V3 by I3 and V4 by I4. He represented it with R. This ratio is always constant, that is V by I is always constant. If you increase the value of voltage, आपका करंट भी सर्किट में इंक्रीज हो जाता है. मतलब वोल्टेज और करंट इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दैट रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय R. And R is known as the resistance of a conductor. कंडक्टर क्यों, जिसमें से मतलब करंट फ्लो कर रहा है, वो कंडक्टर आपका. तो जो रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा एक अप्लायंस का कांस्टेंट है. अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट फ्लो करे, इंक्रीज करेगा. ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, बट इट इज कांस्टेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस. आप कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहे हो. आपने अगर एक बार कॉपर लिया तो पूरे एक्सपेरिमेंट में आपका कॉपर ही यूज होगा. आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. आपका टेम्परेचर अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो तो पूरा एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे करना है. अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशंस करोगे या फिर आपने सब्सटेंस चेंज कर दिया रेजिस्टेंस का, तो आप उस केस में आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. सो अंडर अ कांस्टेंट टेम्परेचर material remains the same, then the ratio of voltage and the current remains constant, and this is known as Ohm's law. So how will you state Ohm's law?
द रेशियो बिटवीन the voltage and the current remains constant, represented by R. This is our Ohm's law. So if you want to highlight it, it is like V is always proportional to I. If current in the circuit increases, the voltage will also increase. This symbol is known as proportionality sign. Means they are direct proportion. If one thing increases, the other thing will also increase. So अगर आपको यही प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, देन V इक्वल टू आर आई. आई को आप इधर ट्रांसपोज कर दो, V बाय आई इक्वल टू आर. तो ये R जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सेम मटेरियल एंड फॉर द सेम टेम्परेचर. दिस इज नोन एज ओम्स लॉ. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. आप इसको एक बार फिर से देख लो चाहिए तो, कि जैसे जैसे आप इसके अंदर वोल्टेज चेंज करते जा रहे हो, आपका करंट भी चेंज होता जाएगा, एमीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी, बिकॉज इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है. दिस इज आवर ओम्स लॉ. बेस्ड ऑन दैट वी कैन हैव सम न्यूमेरिकल्स आल्सो, बट लेट अस से फर्स्ट गो फॉर द टॉपिक्स. एंड न्यूमेरिकल्स में आपको सारे एक साथ करवा देती हूँ. पहले आप सारे फॉर्मूलाज देख लो. So this is the third formula we have studied today. इससे पहले आप 2 formulas कर चुके हो. Okay, now let's go for the next topic. Factors on which the resistance of a conductor depend. Factors on which resistance depend. देखो, 2 चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बोली. रेजिस्टेंस, आपका टेम्परेचर हमेशा सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, तो आपका रेजिस्टेंस हमेशा सेम होता है. ठीक है. तो अगर इसको आप फॉर्मूला वाइज देखो, देन R इज इक्वल टू रो L बाय A. अब इसमें ये सब क्या है? R यू ऑलरेडी नो, दिस इज अ रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज ओम. सिंबल आप देखोगे तो दिस इज अ सिंबल फॉर ओम. ये जो सिंबल है, दिस इज अ सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी. इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी. इसका सिंबल रो. सॉरी, we call this as rho. This is for resistivity. Then L is for length of the conductor. And A is the cross-sectional area. अब इनका मतलब क्या है? R is the resistance of a conductor. Rho is the resistivity. Resistivity means it is specific resistance. It is depending on the conductor. आपका अगर आप कॉपर ले रहे हो तो रेजिस्टिविटी अलग होगी. अगर आपने यहाँ एल्युमिनियम ले लिया देन इट विल बी डिफरेंट. अगर आप कोई अलॉय लेते हो तो डिफरेंट. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी? It depends on the nature of the material. It depends on nature of material. ठीक है. अगर आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रो भी चेंज हो जाएगा. मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. हायर द रेजिस्टिविटी, हायर विल बी द रेजिस्टेंस. तो आपको ऐसा कंडक्टर चूज करना है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी. अगर आपको अच्छा चाहिए, मीन्स अच्छा कंडक्टर चाहिए जो ज़्यादा आपको हर्डल ना दे, then you should choose a conductor which has low resistivity. Then second one is the length of the conductor. वापस देखो ये कहाँ है? R is equal to L, मतलब न्यूमरेटर में है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर आपका लेंथ बढ़ता है, मतलब आपने एक छोटा वायर लिया और एक आपने बड़ा वायर ले लिया, तो जो बड़ा वायर होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है. तो R is directly proportional to L, length of the conductor. थर्ड चीज, R किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends on the cross sectional area. मगर ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन. जब कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है तो बोलते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन है. इनवर्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज कम होगी. मतलब अगर A की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, A इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो रहा है, मतलब आपका मान लो एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है. तो मोटा वायर अगर है तो उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उस केस में आपका रेजिस्टेंस कम होगा, आपका R की वैल्यू कम होगी. तो अगर मोटा वायर है उसमें से क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो करता है एक साथ,
तो मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, और अगर पतला वायर है उसका क्रॉस सेक्शन कम है, मतलब वायर को अगर आप काट के देख रहे हो तो ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक मटेरियल को आप अगर वर्टिकली इसको कट दे दो तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, अगर आपका सिलिंड्रिकल वायर है। तो अगर आपका पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग resistivity, that is material. Second, length of the conductor, more is the length, more will be the resistance. Third thing, it depends on the cross sectional area. Thicker the wire, less will be the resistance. Thinner the wire, more will be the resistance. So this is a very important question. Most of the time it is asked in the board exam. What are the factors on which resistance of a conductor depends? So first thing, material. Second, length. Third, cross sectional. And fourth one, the temperature. More the temperature, less will be the resistance. So all the experiments are generally carried out at the same temperature. This is again an important thing. अब देखो क्या होता है, जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज का जनरली जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी अगर एलॉयज की बहुत ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एलॉयज जो जनरली क्या होता है, अगर उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए तो वो मेल्ट नहीं होते। कंडक्टर्स अगर आप यूज़ करोगे, अगर उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत हीटअप हो जाते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं। तो कुछ हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे हीटर है आपका, तो आपको वहाँ पे प्योर मेटल्स आप यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एलॉयज यूज़ करना है, बिकॉज एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेजिस्टेंस वो आपको ऑफर करते हैं, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और वो प्लस हीट तो बहुत हो जाएगा लेकिन वो मेल्ट नहीं होते। तो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको डिफरेंट वैरायटी आपको चूज करनी पड़ती है बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। आप एक ही मटेरियल को आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मटेरियल चूज करना है। तो अगर आपको वायर लेना है, कंडक्टिंग वायर लेना है, तो वायर के केस में आपको गुड कंडक्टर चाहिए। गुड कंडक्टर होगा तो उसमें आराम से करंट फ्लो कर जाएगा। तो घर की जो वायरिंग होती है वो हमें गुड कंडक्टर लेना चाहिए। अगर आप टेबल देखोगे, बुक में दिया हुआ है, इट्स ऑन पेज नंबर 207, तो सिल्वर हैज मिनिमम रेजिस्टिविटी। अगर मिनिमम रेजिस्टिविटी है मतलब वो सबसे अच्छा कम और रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेकिन हम सिल्वर को तो घर की वायरिंग में यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद आता है कॉपर। तो जनरली इन द हाउसेज अगर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम कॉपर यूज़ करते हैं। कॉपर के बाद आ जाता है हमारा एल्युमिनियम, वो चीपर भी है। तो हम लोग घर की जो वायरिंग होती है या तो उसमें कॉपर वायर यूज़ करते हैं या फिर एल्युमिनियम वायर, बिकॉज आपको कॉस्ट भी देखना है। समवेयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज आइदर ऑन द कॉस्ट और यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो silver wires are very good but they cannot be used as they are very expensive. Next option is copper, again a bit costlier. So somewhere we are using aluminum wires and somewhere we are using copper wire based on the requirement. And also अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, आपको कोई हीटिंग एलिमेंट चाहिए तो आप गुड कंडक्टर्स ये डायरेक्ट भी नहीं ले सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 कंडक्टर्स को मिक्स करके जो एलॉयज बनते हैं आपको वो एलॉयज यूज़ करना है, बिकॉज उस केस में उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जल्दी से एलॉयज डजंट मेल्ट, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जनरली एलॉयज आर यूज्ड फॉर दैट। ओके स्टूडेंट, सो this is all about factors on which resistance depend. Students, in this video I have discussed only Ohm's law. The system of resistors, series and parallel, I have discussed in my next lecture. The link is given in the description box. Please refer to that. Okay, this has only Ohm's law.